नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में दिन भर की खबरों की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल हमारे संवाददाता करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव की। सबसे पहले बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के युवाओं को तोहफा दिया है, सौगात दी है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेले को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। बता दें कि सरकारी विभाग और संगठनों में जो अलग अलग भर्तियां चल रही थी, तो उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे हैं। लेकिन बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जो है कानून व्यवस्था की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में निवेश बढ़ रहा है और रोजगार का अवसर भी बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा है, कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे था, लेकिन अब कानून का राज्य और स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाइयां छू रही हैं। कभी गुंडा और माफियाओं को दहशत रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भी मुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। जब अपराध कम हुआ तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके उल्ट हमें यह भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है, वहाँ निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। रोजी रोटी के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्ष में अर्ध सैनिक बल और भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बेचारों ने बैंक का दरवाजा ही नहीं देखा था, लेकिन जन धन योजना के कारण बीते 9 सालों में 50 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना में गाँव और गरीबों को आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई है। और रोजगार मेले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज एक संबोधित किया था, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले कानून व्यवस्था को लेकर बहुत काफी चरमरा रही थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक हो गया तो उसी तरीके से रोजगार भी बढ़ने लगा है। लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि जिस तरीके से लोगों को काफी डर के माहौल में रहना पड़ रहा था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में इस तरीके की स्थिति हो गई है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जितनी भर्तियां खाली पड़ी हुई थी, चाहे वो सैनिकों की भर्ती हो, चाहे कोई सी भी भर्ती बताई जा रही थी, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भर्ती को लेकर आज 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, दिल्ली। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमन त्रिपाठी। के नाम से मशहूर स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। आपको बता दें, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड जीता और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए। आपको बता दें, इस जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा पहले स्थान पर रहे, वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम को दूसरा स्थान मिला। आपको बता दें, 88.17 मीटर दूर नीरज ने भाला फेंका, जिसके आगे कोई भी एथलीट नहीं फेंक सका। नीरज चोपड़ा के अलावा 2 भारतीय और इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनका 5वां और 6ठा स्थान रहा। साथ ही आपको बता दें, नीरज चोपड़ा ने इस जीत के बाद ये कहा कि ये जीत मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस इवेंट को भारत पाकिस्तान के तौर पर देखा गया और काफ़ी लोग इस इवेंट को देख रहे थे। इंडिया वॉइस से अमन त्रिपाठी, कैमरा के साथ। हरियाणा के नूह में सोमवार को भारी गहमा गहमी देखने को मिली। खबर पर पूरी जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। तो नूह में एक बार फिर से तनाव का माहौल नजर आ रहा है और धारा 144 लागू हो चुकी है। इसलिए नहीं क्योंकि हिंसा हुई है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार और ऐसे में बीएचपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि शोभा यात्रा जो उस दिन यानी कि 31 जुलाई को अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए आज एक बार फिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पे इसके लिए परमिशन नहीं दिया। उनका कहना है कानून व्यवस्था बनाने के लिए हमें ये परमिशन नहीं देनी है और सीएम ने भी साफ तौर पे कहा है कि आपको इसके लिए इजाजत नहीं मिलेगी। ऐसे में बीएचपी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम शोभा यात्रा निकाल के रहेंगे। सुबह से ही धारा 144 लागू हो चुकी है। बीते दिन से ही स्कूल, कॉलेज, बैंक
सब बंद हो चुके हैं। नू में बॉर्डर को सील कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर ड्रोन की मदद से निगरानी रखी जा रही है ताकि शोभा यात्रा ना निकाली जाए। इसको लेकर देखिए वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वीएचपी में इतना दम है कि सरकार के विरुद्ध जाके सरकार को धमका रही है, और सरकार के अंदर जो भाजपा की सरकार हरियाणा में है उनके अंदर इतना बल नहीं है कि वो उनको रोक सके, वो उनको कह सके कि हम आपको शोभा यात्रा नहीं निकालने देंगे। ये क्या डर है या सिर्फ यहाँ पे एक विशेष समुदाय के लिए ही सारे कानून जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में देखिए कि शोभा यात्रा को लेकर जो है पहले से 21 तरीके से 31 जुलाई को जो तस्वीरें निकल के सामने आई थी, उसके बाद से ये कहा गया था कि शोभा यात्रा की परमिशन किसी भी हाल पे यहाँ पे नहीं देनी है। लेकिन अभी भी कुछ साधु संत शोभा यात्रा यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे थे। 3-4 की संख्या में थे साधु संत, जिनको पुलिस ने रोक लिया था। ऐसे में उन साधु संत का कहना था कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाए देश को, लेकिन दूसरी ओर हरियाणा सरकार नहीं बनने दे रही है। कई बयान निकल के सामने आ रहे हैं। अनिल विज का बयान आया है, कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, पूरी निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। ऐसे में पुलिस ने 40 ऐसे लोगों की लिस्ट निकाली है जो कि नहजल में वहां पे जाके जलाभिषेक करेंगे। उसके अलावा जिस भी जने का इस लिस्ट में नाम नहीं होगा उसको जलाभिषेक करने की परमिशन नहीं मिलेगी। आइडेंटिटी कार्ड चेक किए जा रहे हैं और जिसका नाम नहीं है उसको अंदर नहीं भेजा जा रहा है। और यही सुरक्षा जो है अब हरियाणा में देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि क्या वीएचपी शोभा यात्रा निकालती है या नहीं निकालती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीडन। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दे डाला है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं प्रियम पाठक। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार कहा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत अधिक गहरी हैं। हिंदूवाद का अगर कोई धर्म होता तो उसके अंदर सभी का सम्मान होता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो ब्राह्मणवाद है वही हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म कोई है ही नहीं। इस तरीके का एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान जो है वो देखने को मिला है। और उनके इस बयान के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लोग अपने अपने तरीके से इस स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अपना पक्ष रख रहे हैं। कई लोग इसको सही ठहरा रहे हैं तो कई लोगों के बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस विवादित बयान को लेकर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं इसको अलग तरीके से ले रहे हैं। वहीं पॉलिटिकल और राजनीतिक गलियारों में बात करें तो वहां पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद में सरगर्मी जो है वो देखने को मिली है। एक बार फिर घमासान देखने को मिल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो फिर से शुरू हो चुका है। और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से वो विवादित बयान देते हुए आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म को लेकर हो, मंदिरों को लेकर हो या फिर अन्य मसलों को लेकर हो, रामचरितमानस को लेकर हो। स्वामी प्रसाद मौर्य के ये बयान लगातार विवाद का विषय बने हुए हैं। और अब एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुत्व को लेकर और ब्राह्मणवाद को लेकर जो बयान दिया है उसके बाद एक बार फिर वो सुर्खियों में है। लोग इस पर काफी नाराजगी भी जताते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस खबर के बारे में पूरी जानकारी दे रही हैं जूही सिंह। गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक जो है वो की गई है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। परिषद में गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात के साथ जो है केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, उसके अलावा दमन और दीव भी शामिल है। और इसका आयोजन जो है गुजरात सरकार की ओर से जो है किया गया है। बैठक में यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों की जल्द से जल्द जांच और बुनियादी ढांचा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर जो है चर्चा की गई। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह राज्यों को सशक्त बनाने और केंद्र तथा राज्यों के बीच नीतिगत संरचना की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर वो जोर दे रहे हैं। उन्होंने विवादों को सुलझाने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के क्षेत्रीय परिषदों के उपयोग की हिमायत की। इस बैठक में जो है प्रत्येक राज्य से मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों से जो है उनके प्रशासक के साथ साथ 2 वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं सीएम योगी ने शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पूरी खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं सैयद रिजवान अब्बास।
आज जिला शाहजहांपुर के तहसील कलान में मिर्जापुर के गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने के बाद जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना और मंडल आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने और जनप्रतिनिधियों के साथ स्वागत किया। स्वागत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने प्रभावित गांवों में जो बाढ़ से ग्रस्त हैं उनका निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने राहत सामग्री पीड़ित परिवारों को वितरित की। वितरित में 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू और 2 किलो दाल रिफाइंड आदि वितरित की। वितरित के बाद उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही है और जो भी इस बाढ़ में 721 गांव बाढ़ में प्रभावित हुए हैं, जिसमें हमारी सरकार ने निर्देश दिए हैं प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया जा रहा है और उनमें जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको राहत सामग्री वितरित की जा रही है। और इसमें यह भी बताया कि जिनकी छत ग्रस्त हुई है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास कोष से राहत से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो गांव में फसलें बर्बाद हुई हैं उनका सर्वे करा के शासन रिपोर्ट भेजने के बाद उनकी जो भी मुआवजा होगा वो भी दिया जाएगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी सांप काटे या कुछ भी काटे, इससे उन्होंने जो वैक्सीन लगती है उसे CSC में सभी में उपलब्ध करा दी गई है, जो कि किसी तरीके से कोई भी प्रभावित को कोई भी परेशानी ना हो। शाहजहांपुर से इंडिया वाइज सैयद रिजवान अब्बास। हापुड़ की बाबूगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं शक्ति ठाकुर। हापुड़ की बाबूगढ़ थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें, हापुड़ की बाबूगढ़ थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों व एक सुनार को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनका एक साथी फरार बताया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए दोनों शातिर चोरों ने बाबूगढ़ थाना क्षेत्र व हापुड़ देहात में हुई 4 चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया है। आपको बता दें, बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक अस्पताल सहित 2 अन्य घरों में भी चोरी की गई थी। इसके साथ ही साथ हापुड़ थाना देहात में भी एक जगह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार किए गए दोनों शातिर चोरों और सुनार से चोरी का सारा सामान, नकदी, 5 मोबाइल व एक चाकू बरामद किया गया है। बताया गया है ये दोनों शातिर चोर अपने एक अन्य साथी के साथ चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे और चोरी किए गए आभूषणों को इस सुनार को बेच दिया करते थे। पुलिस ने फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके एक अन्य साथी की गिरफ्तार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाबूगढ़ थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए चोरी का सारा सामान, 5 मोबाइल, नकदी व एक चाकू इन आरोपियों के कब्जे से बरामद किया गया है। साथ ही इनके फरार साथी की भी गिरफ्तारी की जल्द बात कह रही है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ हापुड़ से इंडिया वॉइस की शक्ति ठाकुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को झांसी दौरे पर रहेंगे। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं अतुल कुमार। कल दिनांक 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस खेल दिवस के दिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा है। हेलीपैड झांसी पर उतर के मुख्यमंत्री 3 स्थानों का भ्रमण करेंगे। सबसे पहले वे शिक्षा भवन जाएंगे, जहां अत्याधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन होगा और साथ ही शिक्षा भवन का भ्रमण करेंगे। इसके बाद दूसरा दौरा रानी लक्ष्मीबाई पार्क का होगा, जहां पर मेजर ध्यानचंद संग्रहालय का उद्घाटन होगा। साथ ही 25 फुट की मेजर ध्यानचंद की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ओलंपिक खेलों में कई बार मेजर ध्यानचंद ने भारत को कई गोल दागकर जीत दिलाई है। रानी लक्ष्मीबाई पार्क के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्यानचंद स्टेडियम जाएंगे, जहां पर ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा और एक हॉकी मैच का भी आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल लगभग 2009 करोड़ की 100 परियोजनाओं का झांसी में शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार। बलिया में एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता करुणेश पांडे। गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर सीट गांव में एक युवती की हत्या हो गई है। मैं आपको बता दूं कि ज्योति अपने घर के अंदर आंगन में सो रही थी, तो 3 बदमाश करीब 5 बजे के आसपास घर के अंदर घुस करके और उसके सिर में गोली मार दिए। गोली की आवाज़ आने के बाद जब परिजन बाहर निकले तो देखे कि 3 बदमाश घर के अंदर से बाहर भाग रहे थे। परिजन आनंद फानन में उसको लेकर के जिला चिकित्सालय बलिया पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजन
के सूचना पे पुलिस जब वहाँ पहुँची, पुलिस अधीक्षक बलिया भी पहुँचे वहाँ पे, और पहुँचने के बाद उन्होंने सारी चीज़ों को छानबीन की और वहाँ पे जो है परिजनों से तहरीर लिए। परिजन जो है तहरीर दिए हैं, 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दिए हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं एसपी बलिया का कहना है कि तहरीर मिल गई है और इसकी छानबीन की जा रही है और गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर दी जाएगी। नरेश पांडे, इंडिया वाइस। सावन के आखिरी सोमवार को देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी ने हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता से की खास बातचीत, सुनिए। मौजूद है टपकेश्वर महादेव के गर्भगृह में, और ये गुफा की बात की जाए तो प्राकृतिक गुफा है ये पूरी, और यहाँ पर भगवान शिव का वास है। आप देख सकते हैं कि जो बूंदे टपक रही है पूरे गुफा से, वो भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो मान्यता है, जो द्रौपद युग में भगवान द्रोणाचार्य ने यहाँ पर तपस्या करके जो मान्यता और विशेषता इस मंदिर की बनाई थी, जो तब से ये एक पवित्र जगह बनी, उसी पवित्र जगह के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं बड़ी संख्या में। आप देख सकते हैं आज आखिरी सोमवार भी है और 8वां सोमवार कहा गया है, क्योंकि 2 महीने का इस बार जो सावन का मास रहा था, ऐसे में भगवान को सब कुछ अर्पित किया जा रहा है, चाहे वो बेलपत्री हो, चाहे वो भांग हो, धतूरा हो, नारियल हो, फूल माला हो, दूध हो, तमाम चीज़ों से भगवान शिव को यहाँ पर प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि भगवान की श्रद्धा कितनी है लोगों में, कि डमरू लेके साथ यहाँ पहुँचे हैं, और जो डमरू की डमक है वो यहाँ पर साफ सुनाई दे रही है। भगवान शिव की मान्यता है, यहाँ पर भगवान शिव ने यहाँ पर द्रोणाचार्य को धनुर विद्या सिखाई थी। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले कहा जाता था कि यहाँ पर द्वापर युग में जो पानी की जगह, जो पत्थरों से पानी निकल रहा है, उसकी जगह यहाँ दूध बहता था। अश्वत्थामा को जब भूख लगी तो ऐसे में जो द्रोणाचार्य है उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो दूध की व्यवस्था करें, और ऐसे में जो यहाँ की चट्टाने हैं उसमें पहले दूध बहता था, और जो अश्वत्थामा था उसकी जो प्यास थी वो उससे बुझी थी। तो कहीं ना कहीं जो मान्यता है इस मंदिर की और जो विशेषता है इस मंदिर की, उसी आकर्षण के कारण जो लोग हैं वो भारी संख्या में पहुंचते हैं। इसलिए इसे द्रोण नगरी भी कहा गया है, और साथ साथ इसे दूधेश्वर भी कहा गया है, क्योंकि दूध की धारा पहले बहती थी, लेकिन अब फिलहाल जो पानी की धारा से जो जल अभिषेक होता है भगवान शिव का, प्राकृतिक शिव की यहाँ पर स्थापना हुई है। ऐसे में जो मान्यता है भगवान शिव की वो यहाँ पर है। पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो सबसे विशेष मंदिर में से एक माना गया है ये मंदिर, और ऐसे में जो भीड़ है वो काफ़ी भीड़ है, और ऐसे में जो भगवान शिव के बिना यहाँ पर आस्था दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं दैव्य है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। गाजियाबाद में एक बार फिर गरजा अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नदीम शाहीन। केलाभट्टा इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती हैं। बाबा का बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है उस तस्वीर को सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, जो कि गाजियाबाद के केलाभट्टा इलाके में अवैध अतिक्रमण हो रहा था, जिसको तोड़ने के लिए यहाँ पर पूरा निगम की टीम जो है यहाँ पर प्रस्तुत की गई है, यहाँ पर बुलाई गई है। उस टीम के द्वारा यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है। फिलहाल देखा जा सकता है तस्वीरों में किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। हालांकि सामने पानी की टंकियां भी रखी हैं, हो सकता है माना जा रहा है कि पानी का प्लांट भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण था वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दूर तक मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें तो किस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण था उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। जो यहाँ पर झोपड़पट्टी डाली हुई थी उस सबको तोड़ने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कवायद शुरू की गई थी, जो सुनीता जयाल गाजियाबाद की मेयर हैं उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है, जिसके बाद यहाँ पर बड़ी तादाद में दुकानें तोड़ी गई हैं। सीधे साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर की जो कार्रवाई है एक बार फिर देखी जा रही है कि योगी का जो बुलडोजर है वो किस तरीके से गाजियाबाद में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही आपको बता दें इस अतिक्रमण के पीछे जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं उनका अपना सामान पीछे हटाना पड़ा और यहाँ से वो जगह खाली करके पीछे हटना पड़ा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गाजियाबाद का जो प्रशासन है वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है और साथ साथ पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। अपने सहयोगी माइक के साथ मीडिया वॉइस। संबल में दबंगों का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं सतीश सिंह। हम आपको बताते चले, जनपद संबल में देर रात्रि गोलीबारी चली थी, जिसमें 2 युवक की मौत हो चुकी है। पूरा मामला जनपद संबल के जुराबी थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर जो अपने खेत पर सो रहे 2 लोगों को किसी जो पुरानी दुश्मनी को बता रहे हैं कि वहाँ पर गोलीबाजी हुई है। गोलीबाजी में जो है एक युवक की मौके पर मौत हो गई थी, दूसरे को हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर
पुलिस अधिकारी पहुंचे और पहुंचने के बाद जांच हड़ताल में जुट गए हैं। परिवार वालों की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों के लिए गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस दूसरे जो युवक के गोली लगी थी तो उसे भी जो है अलीगढ़ रेफर किया गया था और वहां पर ले जाने के बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जी बताया जा रहा है कि इनकी कोई पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। पुरानी दुश्मनी को लेकर के जो खेत पर कार्य कर रहे थे तो वहां पे जाने के बाद में उन पर ताबड़तोड़ गोली बरसाई गई थी और गोली बरसाने पर एक की मौत जब हो गई थी और दूसरे की जो है हाई सेंटर रेफर किया गया था। इसमें जो है बताया जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी काफी लंबे समय से चली आ रही थी। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज, संभल। आगरा के इतिहास के बारे में आपने बहुत कुछ जाना और सुना होगा, लेकिन आगरा में एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर है जिसके बारे में बता रहे हैं सचिन गुर्जर। मैं सचिन गुर्जर, इंडिया वॉइस की टीम आज आगरा से 55 किलोमीटर दूर राजस्थान बॉर्डर के पास जगनेर जा पहुंची है। आपको बता दें कई हजारों साल पुराना पहाड़ियों पर एक किला मौजूद है जिसको राजा जगन के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि प्राचीन शासक में जब राजा जगन थे, अब उनका ये किला था तो वो अपने किले में रहते थे। आपको बता दें किले में पहाड़ियों के ऊपर प्रसिद्ध एक मंदिर है, श्री ग्वाल बाबा के नाम से मंदिर को जाना जाता है। मंदिर की विशेषताएं आपको बता दें, जमीनी स्तर के लोगों का कहना है कि यहाँ जो मंदिर स्थित है जो कई सैकड़ों वर्ष पुराना व कई साल पुराना मंदिर बताया जाता है, जिसकी विशेषताएं तमाम विशेषताएं हैं। लोग बाग बड़े सच्चे मन से मनोकामना लेकर आते हैं तो जल्द ही बाबा उनकी पुकार सुनते हैं और व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपको बता दें ये मंदिर एक पहाड़ी के टीले पर मौजूद है जहां पर सैकड़ों की संख्याओं में सीढ़ियां मौजूद हैं। कई वैज्ञानिक व स्थानीय लोगों ने सीढ़ियों को गिनने का प्रयास किया पर सीढ़ियां गिनने में लोग बाग नाकाम रहे। यहाँ की तमाम विशेषताएं, यहाँ की तमाम प्रसिद्धि ग्वाल बाबा के मंदिर में, जब व्यक्ति ग्वाल बाबा के मंदिर में आते हैं तो अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। जब इंडिया वॉइस की टीम यहाँ पर पहुंची तो देखा कि वाकई बहुत पहाड़ियों की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है जहां पर लंबी लंबी लाइन भक्तों की लगी हुई है। आपको बता दें आगरा देहात क्षेत्र के जगनेर ब्लॉक की पहाड़ी अरावली की पहाड़ी पर राजा जगन का किला मौजूद है, जिसमें ये एक प्रसिद्ध मंदिर है श्री 108 श्री ग्वाल बाबा का मंदिर। इसकी तमाम विशेषताएं इंडिया वॉइस के जरिए आपको दिखाएंगे। रायबरेली में बदमाश बेखौफ होकर खाकी को लगातार चुनौती दे रहे हैं। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं राजू तिवारी। जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी आलोक प्रियदर्शी के द्वारा आए दिन तरह तरह के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उनके द्वारा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस कर्मियों की निष्क्रियता के चलते आए दिन नए नए अपराध उपज रहे हैं और अपराधियों पर अंकुश लगाने में स्थानीय पुलिस नाकाम साबित हो रही है। बता दें बीती रात एक मामला सामने आया जो सराफा व्यवसायी के साथ नकाबपोश बदमाशों के बाद लूट की गई और उसके ऊपर फायरिंग भी की गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस कार्यशैली के प्रति लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र निवासी जगन्नाथ का है, जो बन्नावा गांव के रहने वाले हैं। वो सराफा व्यवसायी हैं और वो बाजार लालगंज गए हुए थे, जहां से वापस आ रहे थे तो कान्हा गांव के समीप नकाबपोश बदमाशों ने उन पर धावा बोल दिया और जब वो उनको रुकाने का प्रयास किया वो नहीं रुके तो उनके ऊपर पहले धारदार हथियार से हमला किया, जिस मुंह पर और सर पर उनके गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उन्होंने उसका विरोध किया बदमाशों का। तो बदमाश उनके पास जो मौजूद झोला था जिसमें वो सोने व चांदी के जेवरात रखे हुए थे उनको छिनाने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी और पीठ में उनके गोली लग गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पूरे घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल जगन्नाथ को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल भेज दिया। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में पुलिसिया कार्यशैली के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए भले ही सरकार अनेक प्रकार से निर्देश जारी कर रही हो, लेकिन स्थानीय पुलिस कर्मियों की निष्क्रियता आए दिन सामने देखने को मिल रही, जिसके कारण आए दिन अपराध उपज रहा है और अपराधियों के क्षेत्र में हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं।
बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अभी भी मौन व्रत कायम रखी है और उनके द्वारा इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं जारी किया गया। बस इतना बताया जा रहा है कि अपराधियों की धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगभग 16 घंटा बीत जाने के बाद आज भी पुलिस के हाथ खाली देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर एसपी आलोक प्रियदर्शी अपने स्थानीय थानेदार पर कितना विश्वास रखते हैं और स्थानीय थानेदार कितनी देर बाद जो है ऐसे अपराधियों की धरपकड़ में कायम कर रखेगा और कब पकड़ पाएगा। इस मामले को लेकर स्थानीय क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।